हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। मैं स्वागत करता हूं जी कुमार। आज डेली डोज 66 में बायोलॉजी का क्लास 4 है। 63 से मैंने बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किया है और ये स्टार्ट से लेकर के एंड तक चलेगा, जब तक बायोलॉजी खत्म नहीं हो जाती है। कम से कम इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और आज है आपका टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कोशिका के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अंत तक मेरे साथ आप बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोशिका के प्रकार का। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। लिख लेंगे, पहला लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका तो लिख लेंगे इंग्लिश में भी यूकैरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो 2 प्रकार का सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, नंबर 1 को लेकर के चलेंगे हम लोग। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब लिख लेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका इसके विषय में हम लोग जितनी जानकारियां हो सकती है पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला लिखिएगा, जीवाणुओं में एवं नील हरित शैवाल में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। लिख लीजिएगा, इस प्रकार की कोशिकाएं कहां पाई जाती है? जीवाणुओं एवं कहां? नील हरित शैवाल में पाया जाता है। शैवाल में पाया जाता है, नील हरित शैवाल में। और कहां आपका जो है जीवाणुओं में इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें आपका जो है केंद्रक मतलब न्यूक्लियस लिखेंगे। इसमें केंद्रक नहीं होता है। किसमें? आपका प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब दूसरा लगाएंगे, इंपॉर्टेंट यही 2 चीज था कि यह नील हरित शैवाल में पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं रहता है। चलिए दूसरा लगाएंगे हेडिंग, क्या लगाएंगे? आपका यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका इसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो पहला पॉइंट इसके विषय में लिखिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में कि यह दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा रहता है। लिख लेंगे, यह दोहरी झिल्ली। अच्छा, यहां से आप देख भी सकते हैं, ये आपका एनिमल सेल बना हुआ है बगल में, है ना। तो ये देखिए दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। ये बाहरी झिल्लियां जो है ना, ये दोहरी झिल्ली जो है ये आपका एनिमल सेल का ही है। मैं बार बार इसको ये करूंगा थोड़ा देर के बाद। तो यह जो है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। सबसे पहली बात, यह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। और क्या? सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। लिख लेंगे, एकदम दिखता है। देखिए ये आपका केंद्रक है ना। ये दिख रहा है आपका दोहरी झिल्ली में केंद्रक भी घिरा हुआ रहता है ना। ये केंद्रक है। केंद्रक के अंतर्गत ये आपका न्यूक्लियोकोलस है ना। लिख लेंगे सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। चलिए इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग इसके विषय में यूकैरियोटिक सेल के बारे में और जानेंगे, है ना। इतना नोट करेंगे पहले। डीएनए और अगला जो पॉइंट है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन से बनी क्रोमैटिन की केंद्रिका मौजूद होती है। अच्छा, इसमें जो है आपका ये जो दिख रही है ना, ये जो दिख रहा है आपका जाली जाली से टेढ़े मेढ़े रचना, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की। इसको भी लिख लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन
से बनी, हिस्टोन प्रोटीन से बनी क्या बनी केंद्रक में क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है। ठीक है, डीएनए एवं आपका किससे, हिस्टोन प्रोटीन से मौजूद होता है क्या, क्रोमेटिन मौजूद होता है किसमें, और केंद्रिका भी, और क्या केंद्रिका भी होता है, केंद्रिका, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे केंद्रिका आपको दिखा दिए हैं, इतना ही रखिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोशिका के मुख्य भाग के बारे में, ठीक ना, कोशिका के मुख्य भाग, हेडिंग लगाएंगे कोशिका, कोशिका के मुख्य भाग, कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल, लिख लेंगे मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल, कोशिका में जो निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, अब चलिए इधर हम लोग देखेंगे इसके विषय में। ठीक है, तो अब देखना कि हम सेल को विश्लेषण करते हैं, सेल के विषय में आपको बताते हैं कि ये जो आपका दिख रहा है साइड से दोहरी झिल्ली, इसे बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल। चलिए, तो हम लोग जानते हैं सेल के बारे में। ये क्या है आपका, ये जो दोहरी झिल्ली की रचना दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वाल बोलते हैं। ठीक ना, ये आपका जो है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है पूरा सेल। चलिए, उसके बाद जो आपको इस तरह की जो आकृतियां तीन तो दिख रही है, यहाँ है, सभी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का पावर हाउस इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आपको फूल जैसी रचना जो दिख रही है, ये आपका है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम या तारक का जिसको बोलते हैं। ये आपका जो डॉट डॉट सी रचना दिख रही है, एक इसके अंदर डॉट डॉट जो रचना दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये पतली सी लकीर जैसी रचना, इसे बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, ये जो धसी हुई रचना दिख रही है आपको, यहाँ पे धस गई, इसको सेक्रेटरी वेसल्स बोलते हैं, सेक्रेटरी बॉडी। उसके बाद आपको ये खाली खाली सी जो रचना दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं, वैक्यूल आपका बोला जाता है। ठीक ना, और ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रेक्सोसोम, प्रेक्सोसोम बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इतना ये जो आपको रचना दिख रही है, ये आपका केंद्रक है, और केंद्रक के बाहर, अच्छा केंद्रक के अंदर ये जो रचना दिख रही है आपका जाली जाली से रूमा जिगजैग टाइप का, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ये बनी होती है, अभी मैंने बताया आपको, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपका, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोकुलस, मतलब केंद्रिका, और ये केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है आपका, ये आपका जाली जैसा रचना, जाली जैसा जो रचना दिख रहा है, ये आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका जो ये कलिकाएं जैसी रचना उसके ऊपर जो दिख रही है डॉट डॉट के रूप में, इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं राइबोसोम। ये कनिकाएं निकल जाती है, किस पे कनिकाएं निकलती है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही निकलता है। अच्छा, उसके बाद वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लेकिन इधर जो डॉट डॉट जैसी रचना दिख रही है, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोला जाता है। उसके बाद फिर आपको जो है ये जो आपको रचना दिख रही है, इसे बोलते हैं आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी क्या एपारेंट्स, या इसको जो डॉट डॉट जैसे गोल्जी बॉडी के नीचे जो दिख रही है, इसको बोलते हैं गोल्जी बेसिल्स। उसके बाद आपका हो गया, इसमें जो भरा हुआ द्रव रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और आपको जो ये मोटी जैसी रचना दिख रही है, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया। ठीक है, तो चलिए, और ये जो रचना दिख रही है इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब। तो इस तरह से आपने क्या देखा, सेल के अंतर्गत पूरी जो रचना होती है, क्या क्या पाया जाता है, ये आपने देखा। हमारा समस्त शरीर क्या होता है, एक सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए, सेल का बना होता है। तो हम लोग प्रत्येक के बारे में, जितना हमने आपको उधर दिखाया, प्रत्येक के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग लगाइएगा, क्या लगाएंगे, सेल वाल या कोशिका भित्ति, लिख लेंगे सेल वाल या कोशिका, कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या दीवाल, नहीं कोशिका की दीवाल, ये दोहरी संरचना में होती है ना। तो हम लोग डिटेल से इसके विषय में जानेंगे कि ये किसमें पाया जाता है, इसकी खोज किसने करी, ये किसका बना होता है, सभी चीजों के बारे में।
तो चलिए, इसकी खोज किसने करी थी? सबसे पहली बार सेल वॉल की खोज आपका किया था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। लिख लीजिएगा, इसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, यह सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है कि यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लिख लीजिएगा, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद यह बना किससे होता है? तो सेल्यूलोज का बना था। लिख लीजिएगा, यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। कौन सा? सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और क्या? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहां से लिख लीजिएगा भी भाई करके कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। डोग्लिकेन की बनी होती है। आपका जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकेन की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है कौन सी? सेल वॉल, मतलब पादप कोशिका बनी होती है। और यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक किया था। ठीक है, चलिए इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है, लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा दूसरा। क्या रखेंगे? कोशिका झिल्ली। दूसरा लगाएंगे कोशिका झिल्ली। मतलब क्या लिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन, है ना? सेल मेम्ब्रेन है ना। इसके विषय में जो भी जानकारियां हो सकती है हम लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। मतलब इससे आर पार भी ये किया जा सकता, आधा दिखता आधा नहीं दिखता। लिखिएगा, यह अर्धपारगम्य क्या होती है? झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और क्या? कोशिका झिल्ली को श्री क्रेमर एवं नेगेली ने जो है पहली बार कोशिका कला कहा था। इसका नाम क्या दिया था? तो कोशिका झिल्ली को, लिखिएगा, कोशिका झिल्ली को क्या, कौन वैज्ञानिक थे? तो सी क्रेमर एवं नेगेली ने कोशिका कला कहा। तो कोशिका झिल्ली को सी क्रेमर एवं नेगेली ने कोशिका कला कहा। ठीक ना? पहली बार जब खोज किया तो इसको क्या कहा? कोशिका कला कहा। तो अब पूछेगा सर और जो इसका जीव द्रव्य कला भी कहा। कौन? प्लोव नामक वैज्ञानिक ने। लिखिएगा, प्लोव ने इसे क्या कहा? जीव द्रव्य। प्लोव ने इसे क्या कहा? प्लोव ने इसे जीव द्रव्य कला कहा। और सी क्रेमर और नेगेली ने इसे क्या कहा? कोशिका कला कहा। किसे? यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। चलिए अगला लगाइएगा, हेडिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन्स अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, कूलम एल, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो यह जो है
ओर केंद्रक झिल्ली एवं दूसरी ओर केंद्रक कला से जुड़ा हुआ रहता है। यह एक ओर, लिख लीजिएगा इसके विषय में, यह एक ओर क्या, एक ओर केंद्रक झिल्ली और दूसरी बार, अच्छा देखिए केंद्रक झिल्ली आपका ये हो गया और दूसरी ओर हो गया आपका इधर, दोनों के बीच में क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। केंद्रक झिल्ली और आपका दूसरी ओर कोशिका कला। लिखिए यह एक ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और दूसरी ओर क्या, कोशिका कला, यानी कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका कला से घिरा रहता है। इसी के किनारे पर छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है जिसे राइबोसोम कहते हैं, है ना, आएगा नहीं नीचे। चलिए इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या, कि इसके किनारों पर छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम हम लोग अगला जो है टॉपिक राइबोसोम को ही पढ़ेंगे। राइबोसोम कहते हैं, यह प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सर मुख्य कार्य क्या है, तो यह प्रोटीन एवं वसाओं का संचरण करता है ना। लिख लेंगे ER, शॉर्ट में ER भी इसको कहा जाता है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी बोलते हैं। ER का मुख्य कार्य क्या है, ER का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य प्रोटीन तथा वसाओं का संचरण करना है। तो साथियों ये आपने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, राइबोसोम की ओर। लिख लेंगे राइबोसोम, हेडिंग लगाएंगे। नंबर कितना जाएगा आपका, तीसरा, नंबर तीसरा जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम है ना, राइबोसोम लिख लीजिए। अच्छा चौथा जाएगा, हाँ चौथा जाएगा, सॉरी, राइबोसोम लिख लीजिए, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में जो भी जानकारियां हो सकती है हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्थित होता है, लिख लेंगे ER के ऊपर, ER के ऊपर स्थित होता है, ER के ऊपर स्थित होता है। अभी यहाँ पे भी हम लोग लिखे हैं, है ना, किनारों पर छोटी छोटी, किसके किनारों पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किनारों पर छोटी छोटी राइबोसोम होते हैं, है ना, ER के ऊपर स्थित होता है। दूसरा चीज, सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने इसे 1953 ईस्वी में क्या किया, पादप कोशिका में देखा था। लिख लेंगे सर्वप्रथम इसे किसने, रॉबिन्सन, लिख लेंगे रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में, ब्राउन ने कब, 1953 में इसे कहां, पादप कोशिकाओं में देखा, पादप कोशिकाओं में देखा। कौन, किसने देखा, रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक दो वैज्ञानिक ने। उसके बाद अब कहिएगा सर इस राइबोसोम के रूप में जंतु कोशिका में इसका सबसे पहले किसने देखा, तो इसे देखा GI पैलेड ने 1955 में जंतु कोशिका में। लिख लीजिएगा इसे GI पैलेड ने कहा 1955 में जंतु कोशिका में देखा। एक पॉइंट इसके विषय में और क्या लिखेंगे
कि यह इसका नामांकन किसने किया? 1958 में रॉबर्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। लिख लीजिएगा, इसका नामांकन मतलब राइबोसोम का, इसका नामकरण किसने किया? 1958 में, 1958 में रॉबर्ट ने किया, है ना। चलिए इतना पॉइंट, एक पॉइंट और, इसलिए इसे अब आगे जो है एक दो पॉइंट इसके विषय में और लिखाना पड़ेगा, लेकिन इतना अटेगा नहीं। क्या करेंगे, पहले आप नोट करेंगे इसको। अच्छा, इसके विषय में हम लोग और क्या बातें जान सकते हैं कि राइबोसोम यह प्रोटीन उत्पादन का स्थल है। लिख लीजिएगा, यह प्रोटीन उत्पादन का स्थल है, यह प्रोटीन उत्पादन का स्थल है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लिख लेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बात समझ में आई साथियों? ये था राइबोसोम। चलिए वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रही है, हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे डेली डोज 67 में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें, और मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि एवरीडे आने वाले डेली डोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं जी कुमार एवरीडे लेकर के आता हूं एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में करेगा मदद, चाहे वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही लाता हूं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।